हमारा चौथा अध्याय है वस्तुओं के समूह बनाना। देखो बच्चों, पहले भी हम विज्ञान में पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रही हैं और बहुत मज़ेदार। ठीक इसी प्रकार हमारा चौथा चैप्टर यानी चौथा अध्याय विज्ञान का वस्तुओं के समूह बनाना। अब वस्तु के बारे में जानेंगे, फिर उनका समूह बनाना। इस नाम से पहले आप ये समझने की कोशिश करो, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तु क्या होती है? कोई चीज़ होती है। वस्तु का डेफिनेशन क्या होता है? कोई चीज़ मतलब ढेर सारी चीज़ें होती है, कुछ भी तुम्हारी वस्तु हो सकती है, चाहे वो लकड़ी की वस्तु है, प्लास्टिक की वस्तु है, कांच की वस्तु है, किसी भी टाइप की चीज़ों को हम वस्तु बोलते हैं। आप पेंसिल को भी वस्तु बोल सकते हैं। इस वस्तु को यहाँ से हटा के यहाँ रखो। अब यहाँ पर है समूह बनाना। समूह का मतलब होता है ग्रुप बनाना। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें किस टाइप की ग्रुप्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो वस्तुओं के समूह बनाना। 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। ज़रूर आपने जब पहले के जो अध्याय पढ़े थे उसमें बहुत डिफरेंस पाए थे ना आपने, कि हमारे भोजन और वस्त्रों में कितनी अलग अलग तरीके की अलग अलग विभिन्नता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, भोजन, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं को आकृतियाँ, रंग, वर्णन तथा गुण भिन्न होते हैं। अब आप कोई भी चीज़ देखते हो, आसपास की जितने भी वस्तुएं देखते हो, सबके आकार, कलर और उनकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई सब क्या होता है? डिफरेंट होता है। और वस्तु भी अलग होती है। बहुत सी चीज़ें, जैसे तुमने अलमारी देख ली, कार देख लिया, कोई भी चीज़ें देख ली, डिफरेंट चीज़ें देखते हो ना अपने आसपास, तो वो आकृतियाँ, रंग, वर्ण और गुण में क्या होती हैं? भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब होता है अलग। ठीक है। चित्र 4.1। अब कह रहा है चित्र 4.1। हमें चित्र 4.1 देखना है। ये रहा हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो ये हमारा क्या चीज़ दर्शा रहा है? ये हमारे चारों ओर की वस्तुओं को दर्शा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अब आप इस चित्र को छोड़ो, अब आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो अब आप देखो अपने चारों ओर की वस्तुएं, क्या क्या चीज़ सेम है, क्या क्या चीज़ डिफरेंट है। अगर आपने कोई चीज़ एक सेम जैसी खरीदी होगी तो ऑफकोर्स वो सेम होंगी। और अगर आपके घर में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लिए, मोस्ट ऑफ चीज़ें अलग ही होती हैं, तो वो क्या चीज़ है उन्हें नोट डाउन करो। उनका शेप का साइज़ नोट डाउन करो कि किस शेप में है, त्रिभुज शेप में है, या फिर चकोर में है, गोल में है। इसका एक टेबल बनाओ और लिखो। ये आपकी वस्तुओं का एक तरह से ना कि वो हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो मैं सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन्हीं सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। अब आप देखोगे ना, अगर हम खाने से रिलेटेड देखेंगे तो वो चीज़ क्या हो सकती है? तब हम कौन से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे? सिर्फ जो खाने से सम्मिलित हो, जो खानों से रिलेटेड हो। अब अध्याय 1 की बात कर रहा है, भोजन कहाँ से आता है, उसके अंदर 1.1, 1.2, 1.3 उन सब क्रियाकलाप की सूचीबद्ध कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा रहेगा। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। ऑफ कोर्स
मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थों से वे बने हैं वे आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? अब देखो, इसने ना वस्तुओं के बारे में बताया कि वो किस शेप में होती हैं, किस कलर में होती हैं, कैसे कैसे कलर होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स की शेप और कलर्स होते हैं। अब कुछ वस्तुएं एक ही चीज़ से बनी होती है तो कुछ वस्तुएं अलग अलग धातुओं से मिलके बनी हुई होती हैं। धातु इन द सेंस धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, कभी इनको मिला के बनी होगी तो कभी अलग चीज़ों से मिली होगी। तो कोई एक या दो से अधिक बनी होती है, कोई एक से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो वस्तुओं का निर्माण भी ना अधिक चीज़ों से भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप चावल बनाते हो तो चावल बनाने के लिए अध्याय 1 का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आपके पास। ठीक है, जब आप चावल बनाते हो तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो चावल क्या बनता है तो एक से अधिक चीज़ों में लगता है। पुलाव की बात कर लो, पानी और चावल तो ऐड हो गए ना, तभी तो आपका भात बन के आपके पास आएगा। और जब वही आप पुलाव में चेंज करते हो तो वेजिटेबल्स को चॉपिंग करोगे, सब्जियां काटोगे, सब्जियों के साथ आप उसके अंदर घी ऐड करोगे, फिर चावल ऐड करोगे, पानी ऐड करोगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करोगे। तो ये आपके पुलाव के डिफरेंट इंग्रेडिएंट हुए। पुलाव कैसे बना? ढेर सारी चीज़ों से मिलकर, अलग अलग पादपों से मिलके बनी है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो वस्तुएं होते हैं हमारी, वो भी अलग अलग धातुओं से मिलके बनी हो सकती हैं। वो एक से भी बन सकती है और दो से भी बन सकती है। क्रियाकलाप 1, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाले एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे, विद्यालय के बाहर एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिया का आरा, बैट, बल्ला। कुछ लोग बैट भी बोलते हैं, कुछ लोग बल्ला भी बोलते हैं और कुछ लोगों को दोनों ही पता होता है। माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। ठीक है, तो ये आपको लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए, पृथक मीन्स होता है छांटिए, अलग कीजिए, जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी। इसी प्रकार हम खाना पकाने के उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। जितनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श करें।
जैसे कि आपके 4.1 जो है 4.1 के जो उसमें चित्र है, उसमें कह रहा है कि जो भी वस्तुएं और जो आप अपनी वस्तुएं इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, उसके अंदर आपको पता करना है कि कौन सी वस्तुएं किस चीज़ से निर्माण हुई है, बनी हुई है, और उनको निर्माण होने में कितनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें ना कुछ कुछ डिफरेंट हो सकता है, या फिर कुछ कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है जिसका पता आप नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, जिनका पता लगाने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए आप अपने टीचर का, अपने घर में अपने पेरेंट्स का, इन लोगों की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी चीज़ में बनने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ निर्माण हुई है, इसमें कैसे पता चलेगा, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, और मैं आपको उसका बहुत ही अच्छे से जवाब दे सकती हूँ। ऑफ कोर्स पूछना। सारणी 4.1 वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। अब आपको ना एग्जाम्पल में अच्छे से एक पूरा टेबल भी बना के दे दिया है, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी टेबल बनाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए दे दिया है। आप बस वस्तुएं फाइंड आउट करिए और उसके बारे में लिखिए। वस्तुएं, प्लेट, सबसे पहले है प्लेट, जिसे हम घर में थाली भी बोलते हैं। पदार्थ जिनसे ये बनी है, अब ये किन से बनी है? इस्पात, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई। आपने स्टील की भी प्लेट्स देखी होंगी, कांच की भी प्लेट्स देखी होंगी, प्लास्टिक की भी प्लेट्स देखी होंगी, फाइबर, फाइबर के भी देखी होंगी, फाइबर। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली ना डिज़ाइन वाली कांच वाली होती हैं। आपकी प्लेट्स घरों में होती हैं, ज़्यादातर लोगों के घरों में। अब पेन, पेन किस चीज़ से बनी होती है? प्लास्टिक से और धातु से, ठीक है। धातु क्या है? जो उसकी निप होती है, धातु ही तो है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं देती हूँ कि हमारा जो फ़ोन है, नहीं फ़ोन का तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप इसमें लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखना वाटर बॉटल, जो आपके पास अभी अवेलेबल है, जो स्कूल लेकर के जाते हैं आप, वो किस वस्तु से या किन पदार्थों से मिल के बनी हुई है। ओके। क्रियाकलाप 2 सारणी 4.2 में कुछ अन्य सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है, और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है। अब आपका ये 4.2 है। इन सब सारणियों में से हम क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी भी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। 4.2 पदार्थों के गुण। अब हम पदार्थों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? ऑफ कोर्स, कभी सोचा है गिलास कागज़ का या कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए, और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्य द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होता है? चित्र 4.2 गिलास बनाने के लिए हमारे कांच, प्लास्टिक, गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? चित्र 4.2 गिलास बनाने के लिए
हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। अब आप ही बताओ, अगर हम कपड़े का गिलास बनाएंगे और उसमें पानी डालेंगे तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए हमें गिलास बनाने के लिए कोई ऐसा धातु चाहिए होता है जिसके अंदर से पानी पास ना हो, गिरे ना, और पानी जो है रुक जाए, द्रव्य पदार्थ रुक जाए, ठहर जाए। इसी प्रकार खाना पकाने, पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग के जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, तो हम ऐसे ही उस चीज़ का निर्माण नहीं करते। पहले हम उसका चयन करते हैं कि क्या वो उस चीज़ के काबिल है। अब कपड़े का जो इसने एग्जाम्पल दिया, ऑफ कोर्स उसने ट्राई किया होगा ना, और कपड़ा सबसे अच्छा और इजी एग्जाम्पल है। हमें प्रैक्टिकल करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही पता कर लेंगे अगर कपड़े में पानी डालेंगे तो पानी पूरा गिर जाएगा, कपड़ा ही पानी सोख लेगा। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी वस्तु का निर्माण करने के लिए पहले उस चीज़ का निरीक्षण किया जाता है, चयन किया जाता है। तो वो अगर वो उपयोगी है तो उस चीज़ को उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब कागज़ की कढ़ाई में अगर आप खाना बनाओगे तो कागज़ की कढ़ाई में खाना बन सकता है? नहीं ना, पूरा जल जाएगा। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों का विवेचना की गई है। पहले है दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। अब लकड़ी का कोई बर्तन होगा, उसके अंदर तुम खाना बनाओगे तो क्या उसमें खाना बन सकता है? नहीं। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब आपको देखो, आकार की बात नहीं कर रहा, चमकीली की बात कर रहा है, उसके ना आकर्षण की बात कर रहा है। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए, मतलब जो चमकीले पदार्थ है उसको एक समूह में क्या करना है? आपको एकत्रित करना, अलग करना, छांटना है। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृथकों को ध्यान से देखिए। चित्र 4.3। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुत्ती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ करते हैं कीजिए तथा धातुवान तथा धातुहीन पदार्थों की सूची बनाइए। अब आपको 2 यहाँ पे सूची बनाने हैं। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे धातुवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। धातु क्या होता है आपको बता दें, यहाँ पे धातु पदार्थ क्या होते हैं, यहाँ तक है। ओके, नोट डाउन कर लेना धातु क्या होते हैं। जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्राय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। ओके, डन। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धातुहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने पर प्रयास करें और यह देखें कि इसमें धुती
होती है अथवा नहीं। यदि आप कोई भी चीज़ ताज़ी कटी हुई देखोगे ना, कोई भी धातु, तो वो उस टाइम ना चमकती हो, इसमें धुती होती है, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। और वही फिर कुछ टाइम बाद देखोगे ना, तो उसमें थोड़ा जंग लग जाता है वायु से नमी आके, तो उसमें थोड़ी वो चमकीलापन, चमकने वाली जो चीज़ होती है कम हो जाती है। अब है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उसमें से कुछ को दबाना, स्पंदित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से स्पंदित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। अब आपको कुछ पदार्थ क्या होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ठीक है, तो उनको आप ना घसीट करके, खरोंच करके ना उसके शेप में चेंजेस नहीं ला सकते या कोई बदलाव नहीं ला सकते हो। लेकिन कुछ जो धातु होते हैं उसमें ला सकते हो। जैसे चौक को घसोगे तो उसकी हाइट छोटी हो जाएगी, वो घिस जाएगा, ठीक है। अब चाबी को घसोगे तो घिसेगी नहीं, घिसेगी ना। वैसे ही आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से स्पंदित किया अथवा खरोंचा जा सकता है उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। अब कोमल पदार्थ क्या होता है, जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, और वो कोमल कोमल पदार्थ होते हैं। और कठोर पदार्थ वो होते हैं जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए रुई तथा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? विलय अथवा अविलय। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2-3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास को अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 अपने परीक्षणों की सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। अब आप प्रैक्टिकल अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। 4 गिलास लीजिए, उनमें हर एक गिलास में अलग अलग पदार्थ डालिए। नमक अलग गिलास में डालें, चीनी अलग गिलास में, बालू अलग गिलास में, चॉक पाउडर अलग गिलास में, लकड़ी का बुरादा अलग गिलास में। और जब वो जल में लुप्त हो जाता है तो वो क्या होता है, वो आपका विलय होता है, वो पूरा मिल जाता है, तो जल पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। नमक पानी के अंदर पूरा घुल जाता है, चीनी भी क्या हो जाता है, घुल जाता है, बालू नहीं घुलता। तो ये प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो विलय क्या होता है, जो आराम से आसानी से घुल जाता है, पानी के अंदर नहीं दिखता, जो आसानी से मिल जाता है, घुल जाता है, वो विलय होता है। और अविलय वो होता है जो आसानी से नहीं घुलता। आसानी से घुलता है क्या, घुलता ही नहीं है, उसे हम अविलय कहते हैं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः रूप लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि यह पदार्थ जल में विलय है, ठीक है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए।
अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोरित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो आपको यहाँ पे चित्र 4.5 में दे रखा है। ए में क्या दिया है, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, और बी में क्या है, कुछ नहीं होते हैं। तो ये अविलय और विलय का है। ठीक है। चित्र 4.5 जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रश्नों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपने पृथक परत बना लेते हैं। कुछ गैस जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले वस्तुओं और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब यहाँ पे तैरने और डूबने की बात हो रही है। पहले हमने क्या पढ़ लिया, कठोरता, कोमल, विलय, अविलय, उनकी आकृतियाँ, शेप में डिफरेंट किस चीज़ की बनी हुई है। अब पढ़े हम वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वो जल के पृष्ठ आकर तैरने लगे थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं। जब आपने कोई भी जितने भी प्रैक्टिकल किए होंगे ना और करोगे आप, तो ये आपको पता चल जाएगा आसानी से कि कौन सा तैर रहा है और कौन सा नहीं तैर रहा है। जिसमें से पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 4.6 किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो क्या चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे जल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? एक गिलास ले लीजिएगा, उसमें डाल के देखिएगा कौन सी चीज़ें तैर रही हैं, कौन सी चीज़ें विलीन हो रही हैं, कौन सी चीज़ें डूब जा रही हैं। सब डाल के देखना, चाबी डाल के देखना, सिक्का डाल के देखना, पत्ता डाल के देखना, बॉल डाल के देखना। गिलास में ना हो सके तो आप अपने घर में बाल्टी ले लीजिए, बड़ा सा टब ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? नहीं, ऑफ कोर्स दिखेंगे। शीशे की खिड़की के पीछे छुपोंगे तो दिखेंगे ही हम। स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। इन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अब पारदर्शी किसे कहा जा सकता है, किसे कहते हैं? जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं या जिस वस्तु के आर पार हमें दिखाई देता है वो पारदर्शी वस्तु कहलाती है या वो पारदर्शी कहलाता है। ठीक है। चित्र 4.7 में आपको एग्जाम्पल दिया, बूझो उसमें से देख रहा है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। मुख्य आवरण अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी 4.7 में दिखा रखा है कि मुख्य आवरण क्या है? अपारदर्शी। सबसे पहले अपारदर्शी ये वाला है आपका, ये वाला चिट अपारदर्शी है। ये वाला है आपका
बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। आप क्या देख सकते हैं? नहीं। क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों का सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहली किसी अंधेर वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी या पारभासी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग विभिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडार सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपकी क्लास के ले लूँ। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास एक साथ बैठेगी तो क्या मैं एक साथ तुम लोगों को पढ़ा सकती हूँ या ये मैं पता कर सकती हूँ कि 10th क्लास के बच्चे, ये 9th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे हैं? इसलिए आपके क्लासेस क्यों होते हैं? अलग अलग होते हैं। 6th क्लास अलग होती है, 7th अलग होती है, 8th अलग होती है। उनकी पढ़ाइयाँ अलग होती हैं। टीचर्स आराम से जाकर उस क्लास में बच्चों को टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? अलग अलग। और समूह बना के रखना कितना होता है? आसान होता है। वैसे ही हर एक चीज़ का, हर एक वस्तुओं का समूह बना के अगर हम रखते हैं तो उस चीज़ को हमें फाइंड आउट करने में, उसका पता लगाने में, उसको याद रखने में हमें कठिनाई नहीं आती है। अब मैं ऐसे कह दूँ तुम्हारी क्लास में आके, अब मैं किसी 6th क्लास सारी क्लासेस एक साथ इकट्ठे बैठी है तो क्या पढ़ाने में मज़ा आएगा? नहीं। कौन 6th क्लास का बच्चा है, कौन सा 10th क्लास का बच्चा है, मुझे पता चलेगा? नहीं ना। तो इसलिए समूह बनाना, उनको पृथक करना, अलग अलग तरीके से रखना बहुत ही सहायकफुल होता है, मतलब हेल्पफुल होता है। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडार किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों के किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। अब इसके बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश और अच्छे से अध्ययन, पढ़ाई हम बड़ी कक्षा में करेंगे। तो इसलिए अब बच्चों देखो, आपने क्या सीखा इससे कि हम बहुत सी चीज़ों का समूह बना के रख सकते हैं, उनका ग्रुप बना के रख सकते हैं। ग्रुप बना के रखते हैं। ये बहुत क्या होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारे लिए क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है उनको याद रखना। अगर किसी ने हमें बोल दिया कि आप 6th क्लास के बच्चों को उठाइए और उन्हें ये काम दीजिए, अब पूरे ग्रुप्स में मैं बैठा के पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं ये कह दूँगी आराम से, अरे तुम 6th क्लास के बच्चे हो,
तुम उठो, तुम बताओ मुझे। वो तो अरे ये तो 10th का बच्चा है। नहीं नहीं नहीं, तुम उठो, अरे ये तो 8th का है। तो इसमें पढ़ाई हो पाएगी? 6 क्लास को मैं पढ़ाऊँगी, अलग कक्षा में बिठाऊँगी, उनका एक अलग ग्रुप बनाऊँगी, उनको मैं अच्छे से समझाऊँगी। 7th क्लास का अलग क्लास बनाऊँगी, अलग बच्चों को रखूँगी, उनको अलग पढ़ाऊँगी। तो इन सबों का एक क्या होता है, समूह होता है। वैसे ही आपके स्कूल्स में आपने देखा होगा और आप पढ़ते भी हैं, तो 6 क्लास के बच्चे हो आप सभी, तो क्या अलग अलग तो नहीं बैठते होगे? 10th में जाके तो नहीं बैठ जाते हो, 11th में तो नहीं बैठ जाते हो। तुम्हारा एक पूरा ग्रुप होता है ना, होता है कि नहीं होता? होता है। तो उस ग्रुप में कितना इजी होता है, और आप अपने ही एज के बच्चों से कितने अच्छे तरीके से मिलजुल के अच्छे से पढ़ाई करते हो। अब 10th में जाके बिठा दिया मैंने 10th क्लास के बच्चे अब आपके साथ, ओए उठ ये कर, ओए उठ ये कर, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ग्रुप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। वैसे ही आप जब भी अपने टीचिंग टेबल भी बनाया होगा ना, पढ़ाई करने का जो स्टडी टेबल आपने बनाया होगा इस घर में, तो आप अपनी पेंसिल का जो पेंसिल स्टैंड, पेन स्टैंड, रबर स्टैंड, ये सब कुछ अलग रखते होगे, एक में नहीं रखते होगे। तो ग्रुप करने में भी आपको कितनी आसानी होती होगी। अब आप देखो, अलमारी में आप अपने कपड़े रखते हो कि किताबें रखते हो? बुक रखने वाली अलमारी आपकी अलग होगी, कपड़े रखने वाली अलमारी अलग होगी, फ्रिज में तो कपड़े रखते नहीं हो। तो इन सबों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप बनता है, ठीक है, जो कि आप सबके लिए बहुत ईजी होता है। इसलिए हमें उनका क्या होता है, ग्रुप बना के रखना बहुत अच्छा होता है, मतलब सहायक होता है काम के लिए। प्रमुख शब्द, कठोर। कठोर क्या होता है? सख्त, जिसे हम घिस नहीं सकते, जिसे आराम से हम दबा नहीं सकते, तो उसको हम स्पंज की तरह बिल्कुल दबा नहीं सकते, स्मूथली नहीं दबा सकते, वो क्या होता है? कठोर होता है। अविलय। अविलय जो हमने पढ़ा था, अविलय क्या होता है? अविलय होता है हमारा जो आसानी से नहीं घुलता, या तो वो घुलता ही नहीं है, सॉरी आसानी से नहीं घुलता, जो घुलता ही नहीं है, और जिसको बारंबार एक घुलाने पे या तो वो तैरने लग जाती है, या वो एक ही जगह एकत्रित हो जाती है, वो होता है अविलय। विद्युतमय, चमकीला, जो चमकता है। पदार्थ। पदार्थ के बारे में तो आपने पढ़ा कि कितने टाइप्स के होते हैं। धातु, एक आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा। प्लास्टिक पदार्थ के बारे में पढ़ा, जो एक या दो अधिक पदार्थों से मिलके बने होते हैं। धातु के बारे में पढ़ा आपने कि कितने टाइप्स के धातु होते हैं और कौन कौन से धातु होते हैं, लोहा, ये सब धातु होते हैं। अब है अपारदर्शी। अपारदर्शी वो होता है जिस वस्तु के आर पार हम आसानी से नहीं देख सकते, या हमें उस वस्तु के आर पार दिखाई नहीं देता है, वो होता है अपारदर्शी। रुक्ष, खुरदरा। खुरदरा यानी जिसका आप टच करते हो ना, खुरदरा खुरदरा टाइप से लगता है, बिल्कुल भी स्मूथ या प्लेन नहीं होता। विलय। विलय जो जल में आसानी से घुल जाए। पारभाषी। पारभाषी हमारे वो वस्तु होते हैं जिनके आर पार हम साफ तरीके से नहीं देख पाते हैं, उसे पारभाषी कहते हैं। पारदर्शी, जिसकी आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, उसे पारभाषी कहते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, तो प्लीज़ आप सभी मेरे साथ बने रहिए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं आपको इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। तो आप यदि चाहे तो कमेंट करके पूछिए, और आप अपना प्यार मेरे साथ बरसाते रहिए। मेरा बस कहना इतना है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं और अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, डेली का 1 घंटा अपने स्टडी को देते हैं, तो आपके लिए कठिनाई नहीं होगी। एक दिन पहले पढ़ने का आपको झंझट ही नहीं रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चौथे अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।